हेलो स्टूडेंट, आपका आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेकर आया हूं और इसका हम आज 7वां वीडियो देख रहे हैं। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब है कि यदि निषेचन प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर हो रही है तो इसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि नर और मादा की युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मादा युग्मक होता है और नर युग्मक जो होता है यह शरीर के अंदर ना मिलकर ये सब बाहर किसी न किसी मीडियम जैसे जल इत्यादि में मिलते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है मुख्यतः जलीय प्राणियों में हमको देखने को मिलता है। फ्रॉग हो गया, और क्या नाम है आपका कह सकते हैं अस्थिल मछलियां हो गई, कुछ एल्गीज हो गए। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है वह एक्सटर्नल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट अधिकतम संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं वो पानी के जरिए तैरकर फीमेल गैमेट के पास जाते हैं। फीमेल गैमेट भी जल में रहते हैं, तो वहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग कहते हैं। अर्थात जाइगोट का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहर की तरफ होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वह बाहर होती है, जाइगोट का निर्माण ही बाहर होता है। तो यहाँ पर प्रकृति ने क्या किया है कि बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है ताकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया रुके ना। इसके लिए क्या होता है, अधिकतम मात्रा में मेल गैमेट रिलीज किए जाते हैं। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है कि जहां पर हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अधिक से अधिक संतानें बनती हैं, क्योंकि प्रकृति ये देखती है कि जो बाह्य निषेचन होता है उसमें बनने वाला जो जाइगोट होता है उसको तमाम प्रकार के खतरे होते हैं। जो ऑफस्प्रिंग बनती है उससे संतानें बनती हैं, उसको तमाम प्रकार के खतरे होते हैं। तमाम प्रकार के जीव जो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न संतानों को खा जाते हैं। इसलिए प्रकृति ने क्या किया है कि अधिक से अधिक ऑफ स्प्रिंग का उत्पादन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में किया है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक बार और जानेंगे कि जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, ये बाहर की तरफ एक किसी मीडियम में मिलते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट का निर्माण होता है और वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में ऑफ स्प्रिंग के बनने की प्रक्रिया क्यों होती है, क्योंकि बाह्य निषेचन में ऑफ स्प्रिंग बाहर की तरफ बनते हैं और उनको अनेक प्राणियों से खतरा होता है। तो वहां पे संतति जो होती है वह स्थिर रह सके, उसकी एक पीढ़ी दर पीढ़ी उस जात की चल सके, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में ऑफ स्प्रिंग वहां पे उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यदि निषेचन प्रक्रिया जो होती है फीमेल बॉडी के अंदर हो, यदि निषेचन क्रिया फीमेल बॉडी के अंदर हो, यानी फीमेल जो गैमेट है वो स्थिर रहे, फीमेल बॉडी के अंदर रहे, और जो मेल गैमेट हो वो रन करके फीमेल गैमेट के अंदर जाए, फ्यूज करे। तो इस तरीके से होने वाला जो निषेचन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया हम लोग तमाम प्रकार के जीवों में, जैसे ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, मैमेलीज है, जो स्तनपायी जंतु होते हैं, इन सब में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें मेल गैमेट जो होता है रन करके फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और वहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। बहुत से स्थलीय प्राणी जो होते हैं जैसे आपके बर्ड्स हो गए, मैमेलीज हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, यानी जो रेंगने वाले जंतु हो गए, इस सब में जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप लोग देख सकते हो।
तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मुख्यतः अगर हम लोग देखें कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जो एक्वेटिक प्राणी होते हैं, जो जलीय प्राणी होते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है कि मुख्यतः जो होता है फीमेल गैमेट जो होता है स्थिर होता है, मेल गैमेट जो होता है मूव करता है, रन करता है, और वह रन करके मादा के शरीर के अंदर जाकर वह एग से अटैच होता है और एग से अटैच होकर जायगोट का निर्माण करता है। तो जायगोट क्या होता है कि जायगोट एक प्रकार का निषेचित अंडा है। यदि निषेचन की प्रक्रिया अंदर हो रही है तब भी वह क्या नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है, और यदि अंडा निषेचित होकर बाहर आ रहा है तब भी वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है मादा के शरीर के अंदर हो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और कुछ जैसे प्लांट आपके पाए जाते हैं, जैसे सीड वाले प्लांट है, जैसे मटर इत्यादि हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो मेल गैमेट होता है वह क्या करता है, वह टिकागर के सहारे पॉलिन ट्यूब से होता हुआ ओवम तक जाता है, ओवम में स्थित एग से फर्टिलाइज करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अलग अलग प्राणियों में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अलग अलग टाइप से होती है। अब हम लोग आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो घटना है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो कहता है कि वह घटना जो लैंगिक जनन में जायगोट निर्माण के बाद घटती है। जायगोट निर्माण का मतलब है मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिले और अंडा जो है यानी फीमेल गैमेट्स जो है वह निषेचित हुआ, दैट इज जायगोट। तो जायगोट बनने की प्रक्रिया के बाद वाली जो घटना होती है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी प्राणी होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और उसमें डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है, यानी ऐसे जायगोट का निर्माण होगा जो डिप्लॉयड होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कब घटता है कि जब जायगोट का निर्माण लैंगिक जनन में होता है, उसके बाद घटने वाली प्रक्रिया को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो जो जायगोट होता है हम लोग देख सकते हैं कि जायगोट का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है, एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। जितने जलीय प्राणी होते हैं उनमें जायगोट का निर्माण जो होता है एक्सटर्नल होता है, और जो स्थलीय प्राणी होते हैं टेरेस्ट्रियल प्राणी जो होते हैं उनमें जायगोट का निर्माण जो होता है अंदर की तरफ होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट है कि जायगोट का जो विकास होता है वह अनेक प्रकार की प्रोसेसों पर निर्भर करता है कि मौसम कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, स्थितियां प्रतिकूल है कि नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों पर जायगोट की डेवलपमेंट का निर्धारण होता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कुछ एल्गी होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, तो उसमें जो जायगोट होता है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि उनके चारों तरफ एक कवच का निर्माण होता है, वह सुरक्षित एक जगह पड़े होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल स्थितियां आती हैं, तो वही कवच जो होता है हटता है, वही जायगोट आगे जर्मिनेट करके एक नए प्लांट इत्यादि का क्या करता है वो निर्माण करता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो जायगोट का डेवलपमेंट है वो तमाम प्रकार के इन्वायरमेंट इत्यादि पर क्या करता है निर्भर करता है। लेकिन जो ऐसे प्राणी हैं जिनमें ऐसी साइकिल चलती है जो कि हैप्लॉइड टाइप की होती है, तो हैप्लॉइड टाइप की जिसमें साइकिल चलती हैं उसमें क्या होता है कि जायगोट जो होता है उसमें मियोसिस प्रोसेस होती है। मियोसिस प्रोसेस के कारण स्पोर का निर्माण होता है और स्पोर के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। एक बार फिर से रिकॉल करना चाहेंगे कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जीव होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जिनमें हैप्लॉइड अवस्था पाई जाती है। ऐसे जीव जो हैप्लॉइड टाइप के होते हैं उसमें जायगोट में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जो होता है कि एक नए स्पोर का निर्माण होता है, स्पोर आगे चलकर एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो जायगोट है वह दो क्रमों की बीच की कड़ी है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारे माता पिता हैं और हम लोग हैं, यानी हमारे माता पिता हम उनकी संतान, तो इसके बीच की एक कड़ी होती है जायगोट। तो जायगोट क्या है कि माता पिता के गैमेट आपस में मिले
जाइगोट का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट हुआ, एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, तत्पश्चात हम बने। यानी संतान और माता पिता के बीच की कड़ी क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। इसलिए जाइगोट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस जो होती है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी जाइगोट से जो भ्रूण बनने की प्रोसेस है उसको कहते हैं भ्रूण का निर्माण। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है भ्रूण का निर्माण। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है वह अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जाइगोट जो सेल होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। जब भी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो जाइगोट सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और उस समसूत्री विभाजन में जो सेल डिवाइड होंगी उस डिवाइड सेल से प्रत्येक अनेक प्रकार के अंगों का निर्माण होगा। अलग अलग सेल जो होती है अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। प्रत्येक सेल में वह जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि उस अंग से रिलेटिव होते हैं जिस अंग का वह सेल निर्माण करने वाली होती है, और बाकी जो जीन्स होते हैं वह शांत मुद्रा में उसी में पड़े रहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो जीन्स होता है वह अंगों के निर्माण से रिलेटिव होता है। तो जब भी जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा और एम्ब्रियो का निर्माण होगा, तो एम्ब्रियो का जब निर्माण होगा, माइटोसिस डिवीजन जब जाइगोट में होगा, तो जो सेल डिवाइड होगी तो प्रत्येक सेल का एक अलग अलग कार्य होता है, वो अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करती है। और इस निर्माण में जो जीन होता है वह सहायता करता है। प्रत्येक कोशिका में एक जीन होता है जो विशेष अंग के निर्माण से रिलेटिव होता है, और जो अन्य जीन उसी कोशिका में रहते हैं वह शांत मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस जो है एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। जाइगोटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, जो जाइगोट की सेल होती है वो विभाजित होती है तथा अनेक प्रकार के अंग बनाती है। प्रत्येक कोशिका एक निश्चित प्रकार के अंग का निर्माण करती है, और उस कोशिका में जो कि एक अंग का निर्माण कर रही है उसमें एक विशेष प्रकार का जीन होता है जो उस अंग के निर्माण से रिलेटिव होता है। उसके बाद यदि हम देखें कि जो प्राणी होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडयुज प्राणी है, विविपेरस का मतलब होता है जो जरायुज प्राणी है। तो अंडयुज का मतलब जो अंडे इत्यादि देते हैं। तो हम लोग देते हैं कि ओविपेरस का मतलब क्या होता है कि कहता है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण बाहर, जितने भी अंडीज प्राणी होते हैं उनमें जो जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट एक प्रकार का निषेचित अंडा होता है, एक प्रकार का निषेचित अंडा होता है, क्योंकि फीमेल जो एग होता है वह मेल गैमेट के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। तो जाइगोट जो होता है उससे एम्ब्रियो का निर्माण बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो एक प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिनमें जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण बाहर की तरफ होता है वह अंडीज प्राणी में आ जाते हैं, और जिससे जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण अंदर की तरफ होता है वो जरायुज प्राणियों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले ओविपेरस को, जैसे तमाम प्रकार के पक्षी हो गए वो सब क्या करते हैं कि उनमें निषेचन की प्रोसेस होती है, जाइगोट बनता है, वह जाइगोट बाहर आता है, और उस जाइगोट पर जैसे आप लोग अंडा इत्यादि देखते होंगे मुर्गियों इत्यादि के, तो जो अंडा होता है दैट इज जाइगोट। तो उस पर जो होते हैं पक्षी बैठते हैं, एक निश्चित ताप उसको देते हैं और अंडा हैच करता है, और उससे आगे चलकर उससे एक संतान की उत्पत्ति होती है। यानी अंडा अगर जाइगोट है उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उसी जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो से चाइल्ड का निर्माण होता है, और इसके लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, और उसी एम्ब्रियो से नया चाइल्ड क्या होता है बाहर की तरफ आता है। तो ये प्रोसेस होती है ओविपेरस में। तो एक बार फिर से ओविपेरस को मैं रिकॉल करूंगा कि ओविपेरस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया, फिर वह जाइगोट अंडे के रूप में बाहर आया। बाहर जब आता है तो जो अंडयुज प्राणी होते हैं उसको एक निश्चित ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, वह
टेम्परेचर के द्वारा जाइगोट के अंदर जो होता है एम्ब्रियो डेवलप करता है, एक चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, अंडा हैच होता है और वह चाइल्ड क्या होता है बाहर की तरफ आता है। जबकि बेबी पेरेंट्स में देखते हैं कि बेबी पेरेंट्स में क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है रन करके अंदर की तरफ जाता है, फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, जाइगोट का निर्माण अंदर की तरफ होता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है वो भी अंदर की तरफ होता है, चाइल्ड बनने की प्रोसेस जो होती है वह अंदर की तरफ होती है। तो एक चीज यहाँ पर देखने को मिलता है कि ओविपेरस और बेबीपेरस में एक और भी अंतर होता है कि ओविपेरस में बनने वाली संतानें जो होती हैं वह बेबीपेरस की अपेक्षा जो होती हैं कह सकते हैं कि वह ज्यादा संकटग्रस्त होती हैं। जैसे ओविपेरस में जो अंडा इत्यादि बना अर्थात जाइगोट जो आया उस पे तमाम प्रकार की व्यवधान पड़ते हैं, तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो क्या करते हैं ओविपेरस के जाइगोट इत्यादि को नष्ट भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पेरेंटियल जो केयर होता है यानी माता पिता के द्वारा जो संरक्षण होता है अपने जाइगोट इत्यादि का, एम्ब्रियो इत्यादि का, बच्चों इत्यादि का, वो वहां पे कम हो पाता है। लेकिन यदि बेबी पेरेंट्स की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जाइगोट का निर्माण भी मादा के शरीर के अंदर हो रहा है और एम्ब्रियोजेनेसिस भी मादा के शरीर के अंदर हो रही है, चाइल्ड का निर्माण भी मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, चाइल्ड बाहर आता है तब भी वह पेरेंटियल केयर में रहता है। इस प्रकार से देखते हैं कि ओविपेरस में और बेबीपेरस में जो भी चाइल्ड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, और उसमें सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर जो होता है बेबीपेरस में ही होता है। आगे अगर हम पुष्पी प्लांट की बात करें तो पुष्पी प्लांट में हम लोग देखते हैं कि जो जाइगोट का निर्माण होता है वह ओव्यूल के अंदर होता है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही फ्लावरिंग प्लांट के एग होते हैं और जो आपका परागकण होता है वह वर्तिकाग्र पे चिपकता है, पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका के द्वारा ओव्यूल में प्रवेश करता है, जहां पर एग होते हैं वहां पर पहुंचकर जो होता है परागकण एग से फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का निर्माण होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पी प्लांट है, वहां पर जो जाइगोट का निर्माण होता है वह कहां पर होता है, दैट इज ओव्यूल में। कहां पर होता है, ओव्यूल के अंदर जो होता है जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो जाइगोट का निर्माण होता है वह ओव्यूल के अंदर होता है, क्योंकि जो परागकण होता है वर्तिकाग्र पे चिपकता है, पराग नलिका के द्वारा वह ओव्यूल में पहुंचता है, ओव्यूल में स्थित अंडे से वह फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे अंग जो होते हैं अनेक भागों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो प्लांट है उसकी ओवरी जो होती है फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो जो होता है वह सीड के अंदर होता है। एक बार फिर से हम रिकॉल करना चाहेंगे कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज होगी, ओव्यूल जो होगा सीड में चेंज होगा, जाइगोट जो होगा एम्ब्रियो में चेंज होगा और एम्ब्रियो कहां पर होता है, सीड के अंदर होता है। तो पुष्पी पादपों में फर्टिलाइजेशन का सबसे अच्छा संकेत क्या होता है, यदि किसी पुष्पी पादप में फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो वहां पर क्या होता है, जो कैलिक्स होता है, क्रोला होता है, ये सारी चीजें क्या होती है उस प्लांट से झड़कर नीचे गिर जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पर रिसेचन प्रक्रिया हो चुकी है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जाइगोट का निर्माण ओव्यूल में होता है, ओवरी फ्रूट में बदलती है, ओव्यूल सीड में बदलता है, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है और एम्ब्रियो जो होता है सीड के अंदर होता है। तो जो फ्रूट होता है उसके चारों तरफ जो होता है एक प्रकार की कवरिंग पाई जाती है, एक प्रकार का कवच पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प जो होता है वह कहां पर पाया जाता है, फ्रूट के चारों तरफ, और वह चारों तरफ फ्रूट के पाया जाता है और वह क्या करता है, सीड को भी, फ्रूट में स्थित सीड को भी वही ढकता है। यानी पेरिकार्प जो होता है फ्रूट के चारों तरफ भी पाया जाता है और सीड को चारों तरफ से वो ढकता है। अब प्रकृति ने क्या किया है, अलग अलग फलों के स्वाद को अलग अलग टाइप से बनाया है ताकि मनुष्य उसको खाए, उसको चाव से खाए। उसके बाद आदमी क्या करता है, खाने के बाद उसकी बीजों को इधर उधर फेंक देता है। फिर वही बीज क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसी बीज में स्थित एम्ब्रियो के द्वारा, उसी बीज में स्थित एम्ब्रियो यानी भ्रूण के द्वारा क्या होता है,
एक नए प्लांट का निर्माण होता है। अर्थात सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो है और जो ही एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन दे देते हैं, नमी पा जाए या ताप पा जाए, जो भी उसकी फेवरेबल कंडीशन जो पा जाता है तो नए प्लांट का क्या करता है, वहां पर वो निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तमाम चीजें पहले चैप्टर में पढ़ी और इसी के साथ आज आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है।